बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में ऑन होम्योपैथी एंड ऑटिज़म सीरीज़ में आज हम उन लोगों का मसला डिस्कस कर रहे हैं जो अपनी सोसाइटी में, मुआशरे में भोले रह जाते हैं, भोले समझे जाते हैं, सादा समझे जाते हैं, अल्लाह लोग समझे जाते हैं, साईं लोग कंसीडर किए जाते हैं। उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी अप्रोच दुनियादारों की तरह उतनी एक्टिव, चालाक, कन्निंग नहीं होती। लिटरेचर में इन लोगों के लिए सिंपल पर्सन्स का रूब्रिक आया है माइंड चैप्टर के अंदर। सिंपल पर्सन्स कैसे होते हैं, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ कैसी होती है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं दवाई, मेडिसन, रूब्रिक्स, अलामात डिस्कस करने से पहले अपने दोस्त इदरीस आज़ाद साहब, प्रोफेसर इदरीस आज़ाद साहब का एक वाक़या डिस्कस करूँगा जो उन्होंने कहानी की शक्ल में अपने दोस्त के मुतल्लिक़ बताया। उनका दोस्त है एक असलम भोला। उन्होंने कहा कि असलम भोला जो मेरा बचपन का दोस्त है, सब उसे भोला भोला कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उसको बहुत अहमियत दी है क्योंकि उसकी बातों में, उसके अंदाज में बहुत सिंपलिसिटी होती है और बाज़ औक़ात वो ऐसी काम और पते की बात कर जाता है कि मैं उसे बहुत सियाना और समझदार समझता हूँ। अगरचे आम हालात में वो भोला ही है, उसके मामलात ज़िंदगी ऐसे ही हैं कि जैसे मुनीर नियाज़ी ने कहा है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर एक काम करने में। जहाँ जो काम, जैसा काम, जैसे मामलात निभाने हों, वो उस तरह दुनियादारी की तरह नहीं कर पाते असलम भोला साहब। असलम भोला उनके बकौल एक यूनिवर्सिटी में दर्जा चारों के मुलाजिम हैं, जिसकी ख़ास काम ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में लगा दी ताकि गर्ल्स हॉस्टल में उस जैसा सादा इजी इंसान बड़ा अच्छे तरीके से डील कर जाएगा, हैंडल करेगा मामलात को। तो असलम भोला कहते हैं कि सब लड़कियां हॉस्टल में मुझे भोला या असलम भाई कहती हैं या भोला भाई कहती हैं, और मैं उनके ऐसे ऐसे राज जानता हूँ, वो चहक कर बोलते हैं कि शायद बड़े बड़े सियाने और समझदार लोगों को भी तसव्वुर नहीं होता। वो मुझे अपने पास बैठने देती हैं, मेरे सामने दोस्तों की ज़िक्र करते हैं, और कई दफ़ा तो ऐसी ख़ासुल ख़ास बातें, पैगाम, मैसेज मुझे भिजवाती हैं कि मैं ख़ुद हैरान होता हूँ कि जिसको मैसेज भिजवा रहा है वो कितना भोला और पागल है। उससे पहले किसी और को भी वही मैसेज और उसी तरह की सारी तफसील दी है, और वो जो मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, ड्रेसेस गिफ्ट कर रहा है, खाने भिजवा रहा है, वो कितना पागल है। और मेरे जैसा भोला सब जानता है कि उसको कितना बुद्धू बनाया जा रहा है। वो कहता है सब लड़कियां मुझे भाई कहती हैं, मेरे सामने फ्रैंक होती हैं, मुझसे तो पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, ये ड्रेस कैसा है, हर बात मुझसे शेयर कर लेती हैं। एक दूसरी लड़कियों की बातें भी कर लेती हैं, उनके मुतल्लिक़ पूछती भी हैं, उनका वो चक्कर कैसा है, ये चक्कर कैसा है। हो सकता है बहुत कुछ असलम भोले की कहानियाँ भी हों, लेकिन ये अहम बात है, तसव्वुराती कहानियों के बावजूद जो बात है, वो कहता है कि सब मुझे दौड़ाए रखती हैं, ना गर्मी का ख़्याल है, ना बारिश का ख़्याल है, ना सर्दी का एहसास होता है। हर कोई असलम भोले को बुलाता है और अपने काम पे भेज देता है। इदरीस आज़ाद कहते हैं, मैंने पूछा, सब जो आपको भाई कहते हैं, क्या आप भी उनको बहन कहते हैं, समझते हैं कम से कम? असलम भोला चहक कर बोला कि आप मुझे पागल समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, सादा समझते हैं, भोला समझते हैं आप भी? ऐसी लड़कियों का भला मैं क्यों भाई बनूंगा? ऐसी लड़कियों को मैं क्यों बहन समझूंगा? मैं कोई बुद्धू हूँ? तो इदरीस आज़ाद कहते हैं, मुझे हैरत हुई इतनी चालाकी और समझदारी पे, तो मैंने कहा कोई एक ऐसी है, दिल में सोचते हुए कि वो बताएगा किसी एक के साथ ऐसी दिलचस्पी है इसकी या नहीं है। तो कहने लगे कि मैंने पूछा कोई एक यूनिवर्सिटी में ऐसा बंदा बंदी है, अल्लाह की बंदी कोई है लड़की, जिसको आप या जो आपको अहमियत देती हो, भाई ना समझती हो? कहने लगे हाँ एक है। मैं जब जाता हूँ तो वो अपना दुपट्टा सीधा करने लग जाती है, उसकी आंखें हमेशा झुकी हुई होती हैं, और उस बाकी लड़कियों को तो मेरी कोई फ़िक्र नहीं होती, सेहत की, खाने पीने की, गर्मी सर्दी की।
وہ میرے لیے گرمیوں میں گرمیوں کا سوٹ لیتی ہے، سردیوں میں سردیوں کے کپڑے لیتی ہے، مجھے بالکل نہیں بھیجتی سردی گرمی میں، کہتی ہے جب ذرا دوپہر ڈھل جائے نا پھر یہ کام کر آنا۔ اور مجھے بازار کے، باہر کے اور کسی لڑکے کے کسی کے پیغام مجھ سے نہیں کہتی، بتاتی، ہر وقت اس کی آنکھ میں ایک خاص قسم کا شرم لحاظ مروت ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ ایک لڑکی ہے جو مجھے صرف اسلم کے نام سے پکارتی ہے، اور ایسے بعض اوقات تو اسلم صاحب بھی کہہ دیتی ہے۔ اتنے احترام سے تو کبھی میرے گھر والوں نے بھی مجھے نہیں پکارا۔ کہتے ہیں، بولا کہتے ہے نا حیرانی کی بات، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، میں اس کو اپنی بہن کہتا ہوں۔ کہانی کا اختتام یہ ہے کہ جسے بہن نہیں سمجھنا چاہیے، جسے بہن نہیں کہنا چاہیے، جس کے ساتھ کوئی راہ و رسم بنانی چاہیے، جس کے ساتھ زندگی کی کوئی پلاننگ آگے کرنی چاہیے، ماحول بنے یا نہ بنے، حالات ہوں یا نہ ہوں، یہ اس کو بھی بہن بنا لیں گے، زندگی کو آگے نہیں بڑھائیں گے، مواقع نہیں دیکھیں گے۔ بھولے ایسے ہی ہوتے ہیں، بھولے اشاروں کو نہیں سمجھتے، زندگی کی ریت ترتیب نظام کی چالاکیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھک لٹریچر میں ایسے لوگوں کی دوا ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس کے متعلق لٹریچر میں ایک بڑا خوبصورت پیراگراف مجھے ملا، وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پیشنٹ آف دس میڈیسن پیشنٹ آف دس میڈیسن از سلو poorly developed worker. They simply don't solve their problems. Every detail could be a huge problem for them. کوئی لمبی تفصیل، کوئی مسئلہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، سیدھا سادہ کام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے اندر ڈلنس ہوتی ہے، سلونیس ہوتی ہے، ارریزولوشن ہوتی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کا ذہن چلتا نہیں ہے، یہ سیدھے سبھاؤ کام کرتے ہیں، یہ لائی لگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، بلکہ میں تو دیکھتا ہی ہوں ہمارے علاقے میں، گاؤں میں کہیں کوئی پیر صاحب آئے، ویگنوں کی ویگنیں بھر کے جا رہی ہیں، کئی کے کئی ڈبے جا رہے ہیں، کہیں کوئی ڈاکٹر کا سنا سارے بھاگ رہے ہیں اس کی طرف، کہیں کوئی حکیم صاحب کی خبر آئی تو سب کے سب ادھر چل پڑے۔ مطلب لائی لاگ ہوتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ میرے مسئلے کے لیے وہ حل ہے یا نہیں، یا مجھے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ریزن ریشنل کم ہی ہوتا ہے، بھیڑ چال زیادہ ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں، ہم پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ ایکشن سمپل ہوتا ہے کہ کسی نے ہومیوپیتھی کا بتایا تو ہومیوپیتھی کی طرف چل پڑے، کسی نے کسی بہت اچھے اسپیشلسٹ کا ذکر کیا تو اس کی طرف چل پڑے، کوئی روحانی علاج والا ہوا تو اس کی طرف چل پڑے، یعنی سوچ سمجھ کے نہیں، بس بھیڑ چال میں۔ یہ انسوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں بالعموم، یعنی دنیا داری کی ان کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوتے، فلش ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، میموری امپیئرڈ ہوتی ہے، یادداشت بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، بھلکڑ پن کی بھی یہ ٹاپ موسٹ دوا ہے اگر اس طرح کی کیفیات میچ کر رہی ہوں۔ یہ آنیسٹ ہوتے ہیں، یہ اتھینٹک ہوتے ہیں، جو بات کرتے ہیں پوری کنفرم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایسا نہیں، بالعموم یہ سیدھی ڈائریکٹ اور لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، نائب یا نیب جسے کہتے ہیں وہ کیفیت ہوتی ہے ان کی، بھول پنا، سادگی، نادانی کی حد تک کیفیت ہوتی ہے، کمپلیکس تو بالکل نہیں ہوتے، کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہوتے، سیدھے سادھے ڈائریکٹ، ان کے اندر کوئی گھن چکر یا عجیب و غریب کیفیات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات ان کو پریشان بھی، ڈسٹرب بھی کر دیتی ہے، موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں، چستی چلاکی اور چکر بازی ان کے دور دور تک ان کے بھٹکتی ہے، ان سے دور جاتی ہے، قریب نہیں آتی، ہر چیز میں سادگی، بھول پن، چائلڈنس، یہ کیفیت ہوتی ہے، ہیرا پھیری، جیلس پن، انتقام، غصہ، نفرت، یہ چیزیں عام طور پر اتنی نہیں ہوتی کہ کسی اور کو ڈسٹرب کر سکیں یا مسائل کسی کے خراب کر سکیں۔ ان کو باتوں میں لگایا جا سکتا ہے، ان سے کام نکلوائے جا سکتے ہیں، اور یہ سمپل ہوتے ہیں، پریکٹیکل ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، بہت بہت اچھے انسان ہوتے ہیں،
ख़ास बात ये है कि इनको म्यूज़िक से सेंसिटिविटी होती है और म्यूज़िक से रोना भी शुरू कर देते हैं। अगर शिद्दत की कैफ़ियत हो तो म्यूज़िक से रोते हैं। इसके अलावा इनके स्किन इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। इनकी स्किन से जो डिस्चार्ज निकलता है वो बिलअमूम हनी लाइक होता है, यानी शहद की तरह चिपचिपा सा होता है, उसकी शक्ल ऐसी होती है। वाज़े तौर पर स्किन के इश्यूज़, नेल के इश्यूज़ होते हैं। नेल इनके बड़े सख्त होते हैं और उभरे हुए होते हैं, और टो नेल्स भी इनके होते हैं। अंगूठे का जो नेल है वो अंदर दाखिल हो जाता है, बार बार निकालना पड़ता है। ये ख़ास निशानी है इन पेशेंट्स की। ये आम तौर पर इनको ज़िद्दी कहा जाता है। ये उस तरह ज़िद्दी नहीं होते जैसे टिपिकल होते हैं। ये ज़िद्दी इस तरह है कि एक ही तरतीब से चलते हैं, उससे हट के काम करना, रूटीन से हट के काम करना इनको पसंद नहीं है। ये मैनेज ही नहीं कर सकते, पसंद करना या ना करना तो दूर की बात है। अवर्जन टू मेंटल वर्क होता है, ज़हनी काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बचते हैं उससे हर मुमकिन। कंसंट्रेशन तो इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। आप इनको आराम सुकून से कोई लंबा मसला सिखाएं, रियाजी का कोई क्वेश्चन, मैथ्स का, अलजबरे का कराएं, वो नहीं कर सकते। जहाँ लंबा कंसंट्रेशन करनी पड़े वहाँ इनका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं मेंटल एग्जर्शन से। दिमागी काम इनके लिए बहुत थका देने वाला होता है। याददाश्त ख़ास तौर पर इमीडिएट मेमोरी बुरी बुरी डिस्टर्ब हुई होती है, इतनी कि माएँ बताती हैं कि मैं इसको रात भर पढ़ाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो कोई याद ही नहीं होता। फिर सुबह शुरू कराती हूँ, स्कूल खुद छोड़ने जाती हूँ, और जब स्कूल क्लासरूम में पहुँचता है, पहला ही पीरियड होता है 10 मिनट 15 मिनट के बाद पेपर शुरू होता है, टेस्ट शुरू होता है, खाली छोड़ आता है। याद ही नहीं होता क्या बात की, हालाँकि इतना पढ़ाया, इतना समझाया, इतना गाइड किया, फिर भी नहीं। और इनको वीकनेस के साथ-साथ, मेमोरी की वीकनेस के साथ-साथ जिस्मानी और असाबी तौर पर भी वीकनेस होती है। ये उस तरह एक्टिव नहीं होते, ये जिस्मानी काम नहीं कर सकते। लगा-बंधा काम कर सकते हैं, चल रहे हैं, कुछ चीज़ ले आओ, कुछ छोड़ आओ, कि ये कर आओ, वो कर आओ, इस तरह। एब्सेंस ऑफ थॉट्स होते हैं। इनको 3 काम इकट्ठे कह दो तो नहीं कर सकते, एक काम बारी-बारी कराना पड़ता है, या भूल जाएँगे, शॉप पे जाएँगे तो वहाँ याद ही नहीं होगा क्या लेने आया हूँ, तो इनको लिस्ट बना के देनी पड़ती है, वरना भूल-भुला के आ जाते हैं। कन्फ्यूजन, डबल माइंडेडनेस बहुत होती है। छोटी-सी बात पे आप इनको थोड़ा-सा घूमर-घेरी दे दो तो सब भूल-भाल जाएँगे, इनको याद ही नहीं रहेगा क्या बात थी, क्या कर रहा था, क्या करने आया था। और ये बिलअमूम चेंज, इनके मूड जो हैं चेंजेबल होते हैं। यानी कैसे? अभी किसी बात पे खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, कहका लगा रहे हैं, कोई और बात आई है तो उससे डिस्टर्ब होना, परेशान होना शुरू, फिर खुश होना शुरू हो गए। कोई लंबा चौड़ा इनके मामलात ज़िंदगी के नहीं चलते। थोड़ी-थोड़ी देर बाद स्पेन, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट है ना, तो अटेंशन डेफ़िसिट है ना, तो इस वजह से वो तवज्जो नहीं रख पाते। सो एडीएचडी में एडीडी जो बच्चे होते हैं या ओडीडी जो बच्चे होते हैं, हाइपर ये नहीं होते इतने बिलअमूम, लेकिन इनका माइंड, अटेंशन, ज़हन, कंसंट्रेशन ये बहुत डिस्टर्ब होता है। ऑटिज़म में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिन बच्चों को स्लोनेस होती है, जिन बच्चों की मेमोरी ठीक नहीं होती, जिन बच्चों के अंदर स्किन के इश्यूज़ होते हैं, और या जिन बच्चों को सर्दी से बहुत सारे मसाइल होते हैं, सुस्त होते हैं, जिस्म भी ठंडा होता है, ज़हन भी ठंडा होता है, उनके लिए ये मेडिसिन बेपनाह मुफीद है। ग्रेफाइट्स डीप एक्टिंग मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 15-20 दिन देने से इंशाअल्लाह इस पेशेंट को फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है सब ठीक हो जाएगा, काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये इब्तदाई स्टेज में और बच्चों के स्टेज में ये हमें पता चल जाए कि ये बच्चा इस कैफ़ियत का है, सिंपल है, सादा है, टू द पॉइंट है, एक्टिव नहीं है, फिर ये मेडिसिन उसकी काया कल्प सकती है। जो लोग बिल्कुल स्टार्ट में, जिनको ऑटिज़म वगैरह का डायग्नोसिस हो रहा होता है, अटेंशन का इशू हो रहा होता है, अगर वो डायरेक्ट होम्योपैथी की तरफ आ जाते हैं तो इस तरह की मेडिसिन उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देती हैं अल्लाह के फजल से। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।